Class 9th, lesson number 3 of your science book, Atoms and Molecules. Ancient time and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India. क्या मीन्स हुआ इसका मीन्स ये हुआ इंडिया के या जो विदेशी फिलोसफर थे, मतलब जो जानकार लोग कह सकते हैं पुराने, वो लोग हमेशा इस बारे में सोचते रहते थे कि मैटर जो मटेरियल है, चीज़ें हैं, किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है। हमारे आसपास जो भी हमें मटेरियल, जैसे ये मटेरियल है, उस समय पे जो मटेरियल पाए जाते थे वो किन चीज़ों से मिलके बने हैं, इसके बारे में हमेशा वो सोचते रहते थे। तो अराउंड 500 BC an Indian philosopher Maharshi Kanad postulated that if we go on dividing matter, हिंदी में हमारे यहाँ उसको पदार्थ कहते हैं, मतलब ये है कि अगर हम किसी मैटर को, किसी मटेरियल को छोटा छोटा करते हुए जाएं और बहुत छोटा करते हुए जाएं, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, मतलब हमें छोटे से छोटा पार्टिकल मिलेगा। मीन्स ये है कि सपोज ये पेंसिल को अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता जाऊँ, स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, तो छोटे से छोटे जो पीसेस हैं वो हमें मिलते जाएंगे। हमारे यहाँ मैटर को हम लोग हिंदी में पदार्थ कहते हैं क्लास, पदार्थ। वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। अल्टीमेटली a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible। तो मतलब ये है कि हम कहाँ पहुँच जाएंगे, अल्टीमेटली a stage will come, मतलब ऐसी कंडीशन आ जाएगी when we shall come across the smallest particle, मतलब हम इस दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल के पास पहुँच जाएंगे छोटा करते हुए, beyond which further division will not possible, और उसके बाद फर्दर डिवीजन मतलब और छोटा करना पॉसिबल नहीं होगा। ही नेम्ड दिस पार्टिकल परमाणु, उन्होंने उस छोटे पार्टिकल को क्या नाम दिया क्लास, परमाणु कहा। अनदर इंडियन फिलोसफर पकुधा कत्यायामा elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which give us various forms of matter। एक और जो हमारे यहाँ के फिलोसफर थे पुराने, उन्होंने भी ये माना कि ये छोटे छोटे परमाणु होते हैं और ये एक दूसरे से मिलके तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर, मैटर के अलग अलग चीज़ें हमें दिखाते हैं। अराउंड द सेम एरा, मतलब उसी समय के आसपास, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further। मतलब ग्रीक कंट्री है क्लास, वहाँ पर भी कुछ फिलोसफर थे जैसे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने भी यही सोच रखी थी कि अगर हम किसी चीज़ को छोटा 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 स्मॉलर से स्मॉलर करते जाएं तो एक कंडीशन आ जाएगी जहाँ पर वो डिवाइड नहीं होंगे, वो सबसे छोटी चीज़ होंगी, ठीक है, जिसको हम इनडिविजिबल पार्टिकल कहते हैं। और उन्होंने इसको नाम दिया एटम। क्या नाम दिया क्लास, एटम। और एटम का मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल। एटम का मतलब होता है जो टूट नहीं सकता है, छोटे हिस्से में टूट नहीं सकता है, दैट इज द एटम। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन philosophical consideration and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century। मतलब ये जो बातें थी ये सब फिलॉसफी करती, मतलब कि सिर्फ कहने के लिए थी, अभी तक किसी ने इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ नहीं किया था, ठीक है। बट बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, लेकिन जैसे जैसे 18th सेंचुरी का एंड होता गया, साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज्ड द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, मतलब साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंड नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइन एंड व्हाट हैपन्स व्हेन दे कंबाइन। मतलब धीरे धीरे साइंटिस्ट इस बारे में खोज करने लगे, पहचान करने लगे कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो एक दूसरे से क्यों रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। एंटनी एल लेवोशियर led the foundation of chemical sciences by establishing two important law of chemical combination। लेवोशियर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 लॉ या रूल दिए जिनको कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इनके अकॉर्डिंग
इन लॉज के अकॉर्डिंग उन्होंने ये प्रूव किया कि कंपाउंड्स और इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं एलिमेंट्स ये एक दूसरे से अलग क्यों होती हैं। ठीक है, ये सिर्फ स्टार्टिंग थी क्लास, इसके बाद कई सारी थ्योरीज आई जो हम आगे के लेसन्स में और इसी लेसन्स में भी आगे रीड करने वाले हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो क्या बने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले देयर आर 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंट्स बाय लेवोशियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। मतलब ये 2 साइंटिस्ट की टीम थी, लेवोशियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट, इन दोनों ने मिलकर ये किया था। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास मीन्स क्लास, मास मीन्स होता है कि किसी पदार्थ में या किसी मैटर में कितना मटेरियल भरा हुआ है, इसको नेम मेज़र करने के लिए ग्राम, किलोग्राम, जिस प्रकार हम नॉर्मल भाषा में कहें तो वेट, हम हमारा वज़न जो करते हैं वेट, वही एक टाइप से मास होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये अलग होता है। तो मास मतलब किसी भी मटेरियल के अंदर कितने एटम्स, मॉलिक्यूल, ये सब चीज़ें हैं, इनका कितना स्पेस घेरते हैं और ये कितने वेट कर सकते हैं क्लास, इसके हिसाब से मास होता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि इज़ देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब क्या कभी ऐसा होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन होने पर मास चेंज हो जाता है। मास चेंज, केमिकल रिएक्शन मतलब जब 2 केमिकल्स, व्हेन 2 केमिकल्स आर इंटरैक्ट, जब 2 केमिकल एक दूसरे से मिलते हैं तो उससे कोई नई चीज़ें बनती हैं क्लास। तो क्या जब न्यू चीज़ बनती है तो क्या मास बढ़ जाएगा या घट जाएगा या रिड्यूस होगा या इंक्रीज़ होगा, ऐसा कुछ होता है क्या? इसके बारे में उन्होंने हमें एक्सपेरिमेंट दिया, लेकिन हम उससे पहले कुछ एक्टिविटी देखते हैं। कहाँ है, टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई 2 में से कोई सा भी एक्सपेरिमेंट कर लो। एक्स में क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लो, क्रिस्टल लेना है 1.25 ग्राम, बेरियम क्लोराइड लेना है आपको 1.22 ग्राम और लेड नाइट्रेट लेना है 2.07 ग्राम। आप एक्स भी ले सकते हैं या जो वाई में लिखी ये चीज़ें भी ले सकते हैं। अब क्या करना है देखते हैं। प्रिपेयर सेपरेटली अ 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंस लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई ईच इन 10 ml इन वाटर। मीन्स ये क्लास कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेना है, 3 टेस्ट ट्यूब में 10 ml वाटर भरना है, 10 ml इसमें भी, 10 ml इनमें, सभी में, और सभी के अंदर 5% क्या करना है आपको, ये चीज़ें मिक्स करना है। ठीक है, 5% सॉल्यूशन का मीन्स होता है क्लास, जैसे कि यहाँ 10 ml है, हम ये मानते हैं कि 10 ml वाटर का मास होता है 10 ग्राम, तो इन 10 ग्राम में से इसका कितना होना चाहिए 5%। तो 10 ग्राम का 5% निकालना है, जितना भी आएगा, जैसे 0.5 ग्राम आएगा, कितना आएगा 0.5 ग्राम आएगा, तो उसको इसके अंदर मिक्सड कर देना है। टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वाई, वाई में से कोई भी एक सॉल्यूशन बनाना है, इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन इग्नाइशन ट्यूब। नीचे मैं दिखा देता हूँ क्लास, एक एक्सपेरिमेंट है। यहाँ हमको सॉल्यूशन वाई, मतलब वाई की जो हमने बताए हैं आपको, वाई में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे वाई में है सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई भी एक का सॉल्यूशन बनाना है, जिस प्रकार मैंने ये बनाया है सेम वे में आपको। और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको फिल कर देना वाई के सॉल्यूशन को। और ये जो है ये क्या है क्लास, ये इग्निशन ट्यूब है। मतलब क्या हो रहा है कि इसमें थोड़ा सा हीट हो रही है, गर्म हो रही चीज़ इसके अंदर जो रखी हुई जो मटेरियल है इसके अंदर जो मैंने फिल किया है इस ट्यूब में, वो गर्म हो रहा है लेकिन मिक्स नहीं हो रहा है। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली, सी दैट द सॉल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स। हमको इस प्रकार इन दोनों को एक दूसरे से मिक्स करना है, इस प्रकार रखना है कि ये एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क सी, और यहाँ पर हमें कॉर्क लगा देना है। कॉर्क मतलब जो इसके अंदर की जो वेपर या क्या कह सकते क्लास, भाप जो होती है, वेपर जो होती है, उसको बाहर नहीं जाने देगा। चलिए मैं पेज टर्न कर रहा हूँ। वे द फ्लास्क विथ इट्स कंटेंट केयरफुली। अब जो ये फ्लास्क है इसका हमको वेट करना है क्लास, मतलब इसका मास फाइंड करना है कि ये 2 ग्राम है, 4 ग्राम है, 10 है, जितना भी है हम उसको वेट करके लिख लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं
नाउ टिल्ट एंड स्विर्ल द फ्लास्क, मतलब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं। इससे क्या होगा कि दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्स हो जाएंगे क्लास। मिक्स होने से क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। सो दैट द सॉल्यूशन एक्स एंड वाई गेट मिक्सड। अब वो दोनों एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं। अब उनका फिर से वेट करो, वेट अगेन, मतलब उनका फिर से वजन करना है। और हमें अब देखना है कि हमने पहले क्या किया था, अलग अलग रखा था, तब हमने वेट किया, और जब हमने उनको मिला दिया, मिक्स किया, मिक्स करने पर क्या होगा, ऑब्वियसली कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी उनका वेट बराबर है क्या, ऐसा हम चेक करते हैं। What happens in the reaction of flask? Do you think that a chemical reaction has taken place? तो क्लास यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी, ऑब्वियसली हुई होगी। कोई दो केमिकल मिलते हैं तो रिएक्शन होती है, ठीक है। रिएक्शन के होने से कुछ न्यू सब्सटेंस भी बन चुके होंगे। डज द मास ऑफ फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट चेंज? क्या आपको ऐसा लगता है कि मास जो है, फ्लास्क का जो वजन है या वेट है, वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद बदला होगा? तो क्लास ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी भी रिएक्शन में जितना मटेरियल लेते हैं हम, उतना ही हमें मिलता भी है रिएक्शन होने के बाद भी। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कांस्टेंट मास। मतलब मास किसी रिएक्शन में ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना ही उसे बनाया जा सकता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, स्टेट्स दैट, ये कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास को हम बना नहीं सकते हैं, एंड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम नया मास अपने आप मन से बना सकते हैं और ना ही उसे खत्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं। जितना हमने लिया है रिएक्शन में, उतना ही रिएक्शन के बाद हमारे पास रहेगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया क्लास। इसी प्रकार का सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। Lavoisier along with other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements and each such compound had the same element in the same proportion irrespective of where the compound came from or who prepared it। मीन्स ये क्लास कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो अलग अलग जगह से हमको मिल सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल के साथ समझिए। क्लास एग्जाम्पल देता हूँ कि जो H2O है, वाटर, हमारे आसपास वाटर बहुत सारी जगहों से मिलता है, रेन, सी, ग्राउंड वाटर, मतलब हमें पानी जो है हम ग्राउंड वाटर मतलब पृथ्वी के अंदर से निकाल सकते हैं, समुद्र सी में से निकाल सकते हैं, और रेन बारिश में होता है, और हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट ने देखा कि जब हमने रेन से जो वाटर निकाला, सी वाटर, ग्राउंड वाटर और लेबोरेटरी मेड वाटर, सभी तरीके की चीज़ें एक जैसी दिखाई दी। उनके अंदर हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितने अमाउंट में है, ये सेम दिखाई दिया। तो इससे क्या समझ में आया कि कोई भी कंपाउंड के अंदर जो मटेरियल्स या जो एलिमेंट्स होते हैं, उनका मास एक फिक्स्ड रेशियो में होता है या कांस्टेंट प्रपोर्शन में होता है। वो बदलता नहीं है कि वो कहाँ से हमें मिल रहा है, ठीक है। यानी किसी कंपाउंड में टू या मोर एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हैं, तो उनका मास का एक रेशियो होता है जो फिक्स्ड है। मास का रेशियो कैसा होता है क्लास, फिक्स्ड होता है, और ये चेंज नहीं होता है। कब, जब आप अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस से कोई कंपाउंड बनाते हैं। जैसे H2O वाटर का एग्जांपल दे, क्लास में आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी ने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से मिलती है। हम लोग इंसान, ह्यूमंस, अपने ब्रीदिंग में ये छोड़ते हैं। हम लोग जब सांस छोड़ते हैं ब्रीदिंग के थ्रू, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट्स नाइट में छोड़ते हैं, डे में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन अगर ये हम कहीं से भी गेन करें CO2, उसका कंपोजिशन वही रहेगा जो होता है। कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है, कार्बन ऑक्सीजन के मास का रेशियो सेम रहेगा। मतलब अगर कोई कंपाउंड है तो उसका एलिमेंट्स, जैसे यहाँ कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, इनके मास का रेशियो फिक्स्ड है, भले ये कहीं से भी हमको मिलते हैं। मतलब कंपाउंड्स में कैसा होता है, एक कांस्टेंट प्रपोर्शन होता है मास में। मास में कैसा प्रपोर्शन होता है क्लास,
कांस्टेंट प्रपोर्शन में होते हैं, चेंज नहीं होता है। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन विच ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। इस लॉ को डेफिनेट प्रपोर्शन या कांस्टेंट प्रपोर्शन लॉ भी कहते हैं क्लास। दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय प्राउस्ट इन अ केमिकल सब्सटेंस, मतलब किसी केमिकल सब्सटेंस में द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास, मतलब किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो मास के एक डेफिनेट या फिक्स्ड प्रपोर्शन में ही मिलते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज to give appropriate explanation of these laws. British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter. Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was till then just a philosophy. He took the name atom as given by the Greek and said that the smallest particle of matter are atom. His theory was based on the laws of chemical combination and known as Dalton's atomic theory. तो क्लास अभी भी ये प्रॉब्लम होती थी कि ये जो बोल रहे हैं सब सही है लेकिन इनके लिए कोई प्रूफ नहीं था। तो फिर जॉन डाल्टन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक थ्योरी दी, एक लॉ दिया, या ये कह लो कि एक एटॉमिक थ्योरी कही। उन्होंने किसी एटम हमने क्या देखा था, उन्होंने भी यही माना कि किसी मटेरियल के सबसे छोटे पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, वी कॉल्ड इट एटम, हम इसको एटम कह सकते हैं। बट ये एटम क्या होता है, कैसा होता है, इसकी डेफिनेशन उन्होंने एक थ्योरी में दी जिसको कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जिसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम इसको देखते हैं ध्यान से। According to Dalton atomic theory, all matter whether an element or a compound or a mixture, मतलब कोई भी चीज़ या कोई भी मटेरियल जो इस दुनिया में पाया जाता है, चाहे वो कोई एलिमेंट हो, कोई कंपाउंड या कोई मिक्सचर हो, इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, विच इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल एटम, मतलब उसके अंदर छोटे से पार्टिकल होते हैं जिनको एटम्स कहते हैं। द पोस्टुलेट ऑफ थ्योरी वॉज, पहला पोस्टुलेट क्या है, पहला रूल क्या दिया उन्होंने, दे सेड ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम, मतलब दुनिया का हर एक मटेरियल जो है वो किस चीज़ से बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। वी नेम देम एटम, हम उनको एटम कहते हैं। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, और जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, पार्ट करता है, पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेता है। एटम्स आर इनडिविजिबल, इनडिविजिबल मतलब एटम को और छोटा नहीं करा जा सकता। तो एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, जिनको ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना इनको बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, किसी एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, जैसे कि मान लो यहाँ एग्जांपल लिया था हमने क्या, CO2, यहाँ पर दो एलिमेंट है क्लास, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो कार्बन के जितने भी एटम होंगे क्लास, मान लो मैंने 50 ग्राम कार्बन लिया क्लास, 50 ग्राम कार्बन लेते हैं, तो 50 ग्राम कार्बन में जितने भी एटम्स होंगे ऑल आर आइडेंटिकल, ऑल आर आइडेंटिकल मतलब सब एक जैसे होंगे, ऑल आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और मास में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन अलग अलग एलिमेंट जो होते हैं हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग एलिमेंट हैं, तो इन दोनों के जो एटम होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे एंड देयर प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो डिफरेंट, और उनकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी क्लास। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, मतलब एटम्स एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं और होल नंबर में कंबाइंड होते हैं, मतलब वन एटम विथ वन एटम, वन एटम विथ टू एटम, वन एटम विथ थ्री एटम, इस टाइप से, या टू एटम विथ फोर, मतलब इनमें नंबरिंग चलती है क्लास। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वन एटम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ टू एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ इनमें एक रेशियो चल रहा है 1:2, क्या चल रहा है 1:2, इसका एक एटम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ, तो ये एक होल नंबर रेशियो इनमें चलता है क्लास।
द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी कंपाउंड में मास और उनके जो नंबरिंग है क्लास वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि हमने बताया ना आपको कि CO2 के अंदर कार्बन के एक एटम के साथ ऑक्सीजन के 2 एटम रिएक्शन करते हैं, तो यही हमेशा होगा, ऑलवेज। आज तक भी यही हुआ है और आगे भी यही होगा। सो क्लास, इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी ऑल द एटम एंड मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल। अगले लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि एटम से भी छोटी चीज़ें होती हैं, बट नॉट इन दिस चैप्टर, इन द नेक्स्ट चैप्टर। चलिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है क्लास जो आप लोगों को करना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, इन अ रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड, द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटोन। शो दैट दिस ऑब्जर्वेशन आर इन द एग्रीमेंट विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लास हमको इसको समझाना है कि क्या ऐसा हो रहा है। सो क्लास, नाउ वी टेक इट इन आवर कॉपी। हम इसको अपनी कॉपी में कर रहे हैं। हमें क्या कहा गया है, इन अ केमिकल रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो हम मासेस लिख रहे हैं, फॉर्मूला आपको बुक में दिया है, कहाँ दिया है मैं वो भी दिखा देता हूँ। कैसे लिखा हुआ है देखो, किसी रिएक्शन को क्लास इस टाइप से लिखा जाता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो रिएक्शन करते हैं, उनको पहले लिखा जाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड। इससे क्या समझ में आता है कि सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड रिएक्शन कर रहे हैं। उसके बाद लगता है एरो। एरो का मतलब है कि ये दोनों रिएक्शन के बाद, एरो मतलब ये बाद में जो लिखी हुई चीज़ें हैं ये बन रहे हैं, मतलब ये दोनों यहाँ पर रिएक्टेंट है और ये जो बाकी मटेरियल एरो के बाद में लिखे हैं ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब रिएक्शन के बाद ये आंसर हमको मिलने वाला है या हमें मिलता है। तो सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड के मिलने से क्या बनता है, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये 3 चीज़ें मिलके बन रही है। हमें इनके मासेस यहाँ पर गिवन है क्लास, इन सभी के मासेस दिए हैं, बट हमें बस ये चेक करना है कि क्या इनका जो मासेस हमने लिए हैं वो करेक्ट है या क्या ये जो मासेस दिए हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करते हैं या नहीं। तो चलिए इसके लिए हम कॉपी का यूज़ करते हैं। हम सारे मासेस को नोट डाउन कर लेते क्लास। हमने फॉर्मूले में क्या देखा है कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ इस एसिटिक एसिड, तो हम सिर्फ मास लिखेंगे 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं क्लास, ये दोनों रिएक्शन करके बना रहे हैं 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2.2 ग्राम प्लस 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड ये बना रहे हैं 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट। तो दीज 2 थिंग, सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड, इनके इतने इतने मासेस, रिएक्शन के बाद 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम बना रहे हैं। अब अगर ये प्रूफ है कि अगर किसी रिएक्शन में मास ना डिस्ट्रॉय होता है ना प्रोड्यूस होता है, तो इन दोनों का मास का प्लस इन तीनों के मास के प्लस के इक्वल होना चाहिए क्लास। चलिए करके देखते हैं ऐसा हो रहा है क्या। 5 + 6 11.3 हो रहा है, इन दोनों का प्लस करना, इधर इनको प्लस करते हैं। 2.2 में 9 प्लस करेंगे क्लास तो हो जाएगा 3.1 और प्लस 8.2, इधर तो पहले ही प्लस हो गया। 3 और 8 11, 1 + 2 3, यानी कि देख रहे हैं आप दोनों साइड के मासेस बराबर हैं। इसका मीन्स क्या है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनके हिसाब से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल करेक्ट है क्लास। ठीक है क्लास, इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। बस मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है क्योंकि वो पहले से बुक में दिया है, तो आप लोग जब क्वेश्चन करें तो ये फॉर्मूला आपकी कॉपी में या आंसर में उतार लेना बस, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है जब वो वाटर बनाते हैं, मैंने बताया भी था पहले भी आपको, H2O वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये एक दूसरे से 1:8 के मास में रिएक्शन करते हैं, मतलब 1:8 के मास में होते हैं। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन।
तो क्लास बहुत इजी और आसान सा क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं फटाफट समझा देता हूँ। हमको ये कहा गया है कि H2O वाटर दो चीज़ों से मिलके बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इनका रेशियो होता है 1:8। हाइड्रोजन के 1 ग्राम पर ऑक्सीजन के 8 ग्राम चाहिए हमको, ठीक है। तो अब उन्होंने ये कहा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड, हमें ऑक्सीजन का कितना मास चाहिए टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम। अब ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन के 1 ग्राम के साथ, सॉरी हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ ऑक्सीजन होती है 8 ग्राम। तो अगर मैं यहाँ 1 को 3 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 1 8 जा तो 3 8 जा 24 ग्राम। 1 ग्राम को 8 ग्राम चाहिए तो 3 को कितने चाहिए, 3 8 जा 24। ये नॉर्मल क्वेश्चन है क्लास कि 1 इसके 1 को इसका 8 चाहिए, तो इसके अगर 3 कॉपी करते हैं, मतलब इसको 3 करने के लिए दोनों में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 8 3 जा 24, यानी इसके 3 ग्राम को कितने चाहिए, इसके 24 ग्राम चाहिए, ठीक क्लास। तो ये पता है किस क्वेश्चन पर बेस्ड था, ये था हमारे सेकंड लॉ पर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर बेस्ड था क्लास ये क्वेश्चन। क्लियर है क्लास। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे क्लास।